Hello students, how are you? Myself Praveen Yadav, Assistant Professor in CSE and BCA Department in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today we are going to discuss the next topic, that is timing signals. It's the topic from the unit number 2 of the subject Computer Architecture and Organization. So last class में हमने जो डिस्कस किया था, हमने वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन सेट्स के इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हमारे पास होती हैं। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे हमारे पास वहाँ पे, मेमोरी था, रजिस्टर रेफरेंस थी, इनपुट आउटपुट रेफरेंस थी, तो वो कुछ इंस्ट्रक्शंस थी। उसके बाद उसका कुछ पार्ट बचा हुआ है बीच में, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर कर, नेक्स्ट वीडियो में उसको प्रोसीड करेंगे। उससे पहले हम टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल का देखते हैं, बिकॉज जब हम इंस्ट्रक्शन अपने प्रोसेसर के पास पास करते हैं, सेंड ऑन करते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें क्लॉक पल्सेस की, टाइमिंग सिग्नल्स की, सीक्वेंस काउंटर की, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो हमारे पास लास्ट में जो हमारे पास एक टॉपिक बीच में बचता है, ये आपका जो कि हम बता रहे इनपुट आउटपुट और ये सारा आपका मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे जो कुछ स्टेटमेंट्स हैं ये क्लियरली यहाँ पे नहीं हो पाती, तो इसलिए आज हम ये वाला टॉपिक ना करके हम फर्स्ट करेंगे यहाँ पे टाइमिंग एंड टाइमिंग सिग्नल्स का। बेसिकली हमारे प्रोसेसर के पास अगर हम कोई इंस्ट्रक्शन सेंड करते हैं तो वहाँ पे कुछ एक क्लॉक पल्सेस चाहिए, हमें कोई टाइमिंग सिग्नल चाहिएगा हमें कि किस टाइम पे कितना, कौन सी इंस्ट्रक्शन कितने टाइम के लिए वहां पे एग्जीक्यूट करेगी, क्या क्लॉक पल्स होगा, वो सारा कुछ। सो उस चीज के लिए हमारे पास यहाँ पे एक मास्टर क्लॉक जनरेटर भी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, जिसके थ्रू कि हम जितने भी रजिस्टर्स के टाइमिंग है उसको सारे को कंट्रोल करते हैं। क्लॉक पल्सेस जितनी भी है हमारे पास वो अप्लाइड होते हैं हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स पे, रजिस्टर पे, जो भी सिस्टम के अंदर है। तो वहां पे कंट्रोल यूनिट के अंदर जितनी भी आपके पास रजिस्टर्स हैं, फ्लिप फ्लॉप्स हैं, उन पे सब पे हम लोग क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं। देन क्लॉक पल्स डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ अ रजिस्टर अनलेस द रजिस्टर इज इनेबल्ड बाय अ कंट्रोल सिग्नल। जब तक हमारे पास हमारे रजिस्टर को एक कंट्रोल सिग्नल नहीं मिल जाता, तब तक रजिस्टर की जो स्टेट है वो चेंज नहीं होती। उसके बाद हमारे पास क्या है कि द कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड इन कंट्रोल यूनिट एंड प्रोवाइड कंट्रोल इनपुट्स फॉर द मल्टीप्लेक्सर इन कॉमन बस कंट्रोल इनपुट्स इन प्रोसेसर रजिस्टर माइक्रो ऑपरेशंस फॉर द एक्यूमुलेटर। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो हम बात करें तो टाइमिंग सिग्नल के अंदर हमारा टाइमिंग एंड कंट्रोल जो सिग्नल है, यहाँ पे हम लोग अगर बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और हमें वो क्यों रिक्वायर्ड है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो डिकोडर हमें चाहिए होते हैं, एक हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस काउंटर होगा, एक लॉजिकल या कंट्रोल लॉजिक गेट्स होगा हमारे पास। तो ये चीजें अब रिक्वायर्ड क्यों है? जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास जो एक रजिस्टर है जिसका नाम है क्या, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर या करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, उसका साइज हमारे पास था 16 बिट का। अब 16 बिट को हमने वहां पे डिवाइड किया हुआ था कि एक बिट जो है टॉप मोस्ट बिट है 1, वो 1 बिट का रहेगा हमारे पास। देन उसके बाद 12 टू 14 जो बिट होंगी वो हमारे पास ऑप कोड को वहां पे रिप्रेजेंट करती हैं, और रेस्ट जो बचती है 0 टू 11 वो हमारे पास एड्रेस ऑफ ऑपरेंड्स को रिप्रेजेंट करती है। जो कि अगर हम बात करें कि लॉजिक गेट्स, तो हमने जो हमें लॉजिक गेट वहां पे यूज करेंगे कंट्रोल लॉजिक गेट्स, उसके लिए हम लोग वो जो 0 टू आपकी 11 बिट्स है उसके लिए हम लोग उसको यूज करते हैं एज एन एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, जो हमने बात की। अब बात आती है 3 बिट का, हमारे पास यहाँ पे ऑपकैड होगा जहाँ पे हम लोग एक डिकोडर यूज करेंगे जो कि आपका होगा 3x8 डिकोडर। मींस यहाँ पे आप 3 इनपुट दोगे और 8 आउटपुट वहां पे आपके मिलेंगे। सो डिकोडर का जो आउटपुट होंगे वो आपके कहाँ से स्टार्ट होंगे, D0 से लेके D7 तक, जो कि कनेक्ट होंगे कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल लॉजिक गेट से, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक यूज करेंगे सीक्वेंस काउंटर जो कि 4 बिट का होगा हमारे पास, जिसके अंदर के इनपुट आपके होंगे, क्लियर इनपुट होगा, इंक्रीमेंट होगा, क्लॉक पल्सेस होंगे, और उसका जो आउटपुट होगा हमारे पास, वो आउटपुट हमारे पास टाइमिंग सिग्नल को जनरेट करेगा। जो कि हमारे पास टाइमिंग सिग्नल कितनी होंगी, हमारे पास कितने साइज था 16 बिट का, तो हमारे पास जो टाइमिंग सिग्नल है वो कितनी जनरेट होगी, 0 टू T0 से लेके T15 तक। अब इसकी थ्योरी एक बार देख लेते हैं कि ब्लॉक डायग्राम एक नीचे बना हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 डिकोडर्स, अ सीक्वेंस काउंटर एंड अ नंबर ऑफ कंट्रोल लॉजिक गेट्स एंड इंस्ट्रक्शन रीड फ्रॉम अ मेमोरी इज प्लेस्ड इन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर प्लेस्ड हो जाएगी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। उसके बाद 3 पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट आई बिट जो कि आपके पास क्या था, 0 और 1 था वहां पे। उसके बाद आपका ऑपरेशन कोड, देन आपका पास 0 टू 11 बिट्स।
The operation code in the bits from 12 to 14 are decoded with the 3 into 8 decoder जो हमने डिस्कस किया. The 8 outputs of the decoder are designated by the symbol D0 to D7. The subscripted decimal number is equivalent to the binary value, वो उसकी binary value के according होगा. Bit 15 of the instruction is transferred to a flip flop designated by the I. Bits 0 through 11 are applied to control logic gates जो हमने अभी डिस्कस किया. The 4-bit sequence counter can count in binary from 0 to 15. The output of the counter are decoded into 16 timing signals जो कि डिकोड होंगे 16 टाइमिंग सिग्नल्स में आपके होंगे T0 से लेकर T15 तक. सीक्वेंस काउंटर आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा. कैसे होगा वो अभी आगे प्रोसीड करेंगे. द काउंटर इज इंक्रीमेंटेड टू प्रोवाइड द सीक्वेंस ऑफ टाइमिंग सिग्नल्स आउट ऑफ द 4 into 16 डिकोडर. अब यहाँ पे बात करते हैं, ये आपका कुछ डायग्राम है. ये आपके पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है. 1 बाइट हमने बात की जो कि फ्लिप फ्लॉप डायरेक्टली आपके पास कहाँ पे आ जाएगी, कंट्रोल लॉजिक गेट्स के पास. 12, 13, 14 3 इनपुट्स हैं. एक डिकोडर यूज किया हमने 3 into 8 डिकोडर का. यहाँ पे आपके पास 8 आउटपुट जनरेट हुए D0 से लेकर D7 तक. तो आपके पास D0 से लेकर D7 तक आपके ये आउटपुट जनरेट हुए जो कि चले गए कंट्रोल लॉजिक गेट्स पर. ठीक है. उसके बाद आपके पास 0 और 11 है जो कि डायरेक्टली ही आपके पास किससे रिलेट है, कंट्रोल लॉजिक गेट से रिलेटेड है. दैट मींस कि आपका जो इंस्ट्रक्शन सेट रजिस्टर या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर या CIR है उसकी जो 15 बिट हमारे पास 16 बिट हमारे पास है वो 16 की 16 बिट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आपके कहाँ पे लिंक अप करेंगे, कंट्रोल लॉजिक गेट्स के पास. उसके बाद यहाँ से कुछ आउटपुट जनरेट होंगे या कुछ और एक्स्ट्रा इनपुट होंगे तो वो आपको यहाँ पे मिलेंगे. उसके बाद हमने बात की जैसा कि दो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, दो डिकोडर. सो एक हमने जो बात कर ली है वो हमारे पास 3 into 8 डिकोडर यहाँ पे हो गया. दूसरा हमने 4 into 16 डिकोडर यूज किया है जिसके अंदर हम 4 बिट सीक्वेंस काउंटर से जो हमारे पास वैल्यू आ रही है उसको हम 4 into 16 डिकोडर में देंगे और यहाँ से हमारे पास जो टाइमिंग सिग्नल्स हमें मिलेंगे वो मिलेंगे T0 से लेकर T15 तक जो कि एक हमारे पास कहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल लॉजिक गेट्स के अंदर. ठीक है. अब जैसे यहाँ पे जैसा कि हमने बोला कि कंसिडर द केस वेयर SC is incremented to provide timing signal T0, T1, T2, T3, 4 in sequence. At time T4, SC is cleared if the decoder output D3 is active. अब हम बात करते हैं कि ये यहाँ पे आपके पास कोई टर्म दी हुई है या कोई आपके पास एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है जिसको कि हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि D3 T4 सीक्वेंस काउंटर विल बी 0. दैट मीन्स कि जो यहाँ पे आपके पास थ्योरी लिखी भी हुई है कि एट टाइम T4 सीक्वेंस काउंटर क्लियर हो जाए मेरा. क्यों? क्योंकि जो D3 है वो उस टाइम पे मेरा एक्टिव है. दैट मीन्स कि D3 भी मेरा एक्टिव है, T4 भी मेरा यहाँ पे एक्टिव है और सीक्वेंस काउंटर हमारा क्या हो जाएगा उस टाइम पे, क्लियर हो जाएगा 0 से और फिर दोबारा मेरा जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो T0 से स्टार्ट होगा. अब यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ है, एक बार डायग्राम में चलते हैं फिर ये थ्योरी देखेंगे. ये आपके पास डायग्राम है. यहाँ पे आपके पास क्लॉक पल्सेस हैं जो कि आपके पास स्टार्ट हुई है T0 से T1, T2, T3, T4. हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया जस्ट T4 तक का. आपके पास ये बहुत सारी हो सकती थी. हमने T4 तक का इसलिए लिया है बिकॉज हमने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है D3 T4 सीक्वेंस काउंटर विल बी 0. यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता था, D3 T16 T15 D3 T8 कुछ भी हो सकता था वो. यहाँ पे अभी हम जो रिप्रेजेंट करेंगे टाइमिंग सिग्नल वो करेंगे D3 T4 के परस्पेक्टिव में. इसके अलावा जो होगा वो अगर यहाँ पे कुछ और वैल्यू चेंजेस होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर पाओगे. फिर फर्स्ट हमने क्लॉक साइकिल ली है, क्लॉक पल्स लिए हैं T0 से लेके T4 तक. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस काउंटर जो हमने बात की कि D0, T1, T2, T3, T4. हमने बात की कि D3 T4 स्टेटमेंट हमारी क्या थी, D3 T4 T4 भी एक्टिव हो और D3 भी एक्टिव हो. जब मेरे पास दोनों टर्म मेरे पास एक्टिव रहेंगी एक साथ तो मेरा जो सीक्वेंस काउंटर है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए. सो जैसे यहाँ पे जो मैंने जो कंडीशन दी हुई है अपनी जो हमने यहाँ पे मेंशन की हुई थी ऊपर T3 T4 वाली, D3 T4 जैसे ही दोनों मेरे पास यहाँ पे एंड ऑपरेटर के पास पर करते, जैसे ही दोनों यहाँ पे मेरे पास मिलती हैं दोनों में एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा. दोनों में एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा दैट मीन्स कि दोनों के दोनों एक्टिव है. जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट बिट में क्या हो रहा है कि T0 आई आपकी,
तो T0 पे एक बार में ये एक्टिव हुआ 1 बिट, देन T1 हुआ तो T1 एक्टिव हो गया, देन T2 हुआ तो T2 एक्टिव हो गया, फिर T3 एक्टिव हो गया। मींस एक टाइम पे एक क्लॉक साइकिल एक सीक्वेंस काउंटर के लिए अपडेट होगी 1 बिट के लिए। देन T4 हमारे जो कंडीशन है वो है T4 D3। T4 जब मेरे पास यहाँ पे एक्टिव हुआ उस टाइम पे D3 भी उसको एक्टिव मिला। डेट मीन्स कि दोनों कंडीशन यहाँ पे क्या हो रखी है आपकी, T3 और T4 सेटिस्फाई हो रही है, दोनों ही एक्टिव है मेरे पास यहाँ पे। सो अब जब दोनों ही एक्टिव होंगी तो मेरा जो सीक्वेंस काउंटर है वो क्लियर हो जाएगा। डेट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू इस तरीके से कुछ हमारे पास सिग्नल जनरेट हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास जब सीक्वेंस काउंटर मेरा 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो मेरा जो क्लॉक पल्स है या जो आपकी सीक्वेंस काउंटर वो दोबारा कहाँ से स्टार्ट होगा, T0 से। दैट मीन जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि फिर दोबारा यहाँ पे आपके पास जो क्लॉक पल्स है वो क्या हुई है, T0 से स्टार्ट हुई है। जब T0 से स्टार्ट होगी आपकी, तो फिर आप देख रहे हो कि जो T0 हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस काउंटर जिस तरीके से यहाँ पे एक्टिव था T1 के लिए, T0 के लिए, ऐसे ही फिर ये यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा T0 के लिए। तो ये आपकी थी इसमें डायग्राम। अब बात कर लेते हैं इसका। The sequence counter responds to the positive transition of the clock. Initially, the CLR input of sequence counter is active. हाँ, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट हमने बात की थी कि यहाँ पे 3 इनपुट हम लोग इसके अंदर एंटर करा रहे हैं। फर्स्ट है इंक्रीमेंट, क्लियर और क्लॉक। इंक्रीमेंट होगा मेरा सीक्वेंस काउंटर का, जैसा कि हर बार 1 1 होता रहा। क्लियर हुआ जो कि हमने लास्ट में किया, क्लियर SC। और क्लॉक है जो आपकी क्लॉक पल्स ऊपर वर्किंग में थी, चलती हुई थी। Initially, the CLR input of sequence counter is active. The first positive transition of the clock clears sequence counter to 0, which in turn activates the timing T0 out of the decoder. T0 is active during 1 clock cycle. जब 1 clock cycle मेरे पास है तो उस टाइम पे T0 एक्टिव हो गया। अब SC जो सीक्वेंस काउंटर वो इंक्रीमेंटेड विद एवरी पॉजिटिव क्लॉक ट्रांजिशन। हर एक क्लॉक ट्रांजिशन के साथ मेरे पास जो सीक्वेंस काउंटर है वो अपडेट होगा, अनलेस तब तक मेरे पास CLR जो है वो एक्टिव नहीं हो जाता है वहां पे। मींस सीक्वेंस काउंटर तब तक मेरे पास दोबारा 0 नहीं हो जाता, तब तक वो इंक्रीमेंट होता रहेगा। उसके बाद दिस प्रोसीजर द सीक्वेंस ऑफ टाइमिंग सिग्नल T0 T1 T2 T3 T4 एंड सो ऑन। इफ SC इज नॉट क्लियर द टाइमिंग सिग्नल विल कंटिन्यू T5 और T15 तक एंड बैक टू T0। T15 के बाद फिर T0 आएगा। बट जो कि हमने यहाँ पे जो टर्म लगी है वो हमारे पास क्या लगी थी, D3 T4। तो जब D3 T4 वाली कंडीशन लगेगी तो हमारे पास जो एक्टिव होगा T0 1 2 3 4, T0 क्लॉक T1 और D3 क्लियर SC। तो आपका जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरीके से आपके पास जनरेट होगा। द लास्ट 3 वेव फॉर्म शोज हाउ सीक्वेंस काउंटर इज क्लियर्ड व्हेन D3 T4 इज इक्वल्स टू 1। जब मेरे पास जो हमने डिस्कस किया कि जब D3 और T4 दोनों के वैल्यू मेरे पास 1 है, तो उस टाइम पे मेरे पास सीक्वेंस काउंटर क्या हो रखा है, एक्टिव हो रखा है, वो क्लियर हो जाएगा 0 के साथ और दोबारा से वहां से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। आउटपुट D3 फ्रॉम द ऑपरेशन डिकोडर becomes active at the end of timing signal T2. When timing signal T4 becomes active, the output of AND gate that implements the control function becomes active. जब हमारे पास T4 वहां पे एक्टिव हो जाएगा तो उस टाइम पे क्या होगा, D3 और T4 दोनों के दोनों कंबाइन में एक्टिव हो जाएंगे। The signal is applied to the CLR input of sequence counter. जो सिग्नल होगा वो हमारे पास किसको अप्लाई होगा, CLR input of सीक्वेंस काउंटर पे। ऑन द नेक्स्ट पॉजिटिव क्लॉक ट्रांजिशन द काउंटर इज क्लियर टू 0। जो कि हमने डिस्कस किया कि जैसे ही दोनों चीजें मेरे पास D3 T4 एक्टिव होंगे, 1 वैल्यू होगी, एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, दोनों ही 1 है, दोनों ही एक्टिव है, तो सीक्वेंस काउंटर मेरा 0 हो जाएगा। तो सीक्वेंस काउंटर जैसे ही 0 होगा तो यहाँ पे जो काउंटर इज क्लियर टू 0 और फिर वो दोबारा वहां से स्टार्ट कर देगा अपनी प्रोसेसिंग। दिस कॉजेज द टाइमिंग सिग्नल T0 to become active instead of T5 that would have been active if SC were incremented instead of cleared। अगर यहाँ पे मेरा ये स्टेटमेंट D3 एक्टिव नहीं होता और T4 एक्टिव नहीं होता तो मेरा पास यहाँ पे T0 ना आने के बजाय T5 T6 T7 इस तरीके से मेरे पास फर्दर प्रोसीडिंग चलती रहती। सो ये था आपका टाइमिंग सिग्नल। अब इस टाइमिंग सिग्नल का क्या कुछ यूज होगा, किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे, ये हमारा आपका जो मेमोरी रेफरेंस है, रजिस्टर रेफरेंस है, इनपुट आउटपुट रेफरेंस जो इंस्ट्रक्शंस है वो वहाँ पे किस तरीके से चार्ट बनता है, क्या कुछ प्रोसेस है कंप्लीट, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जो इसका जो यूज है हमारे पास टाइमिंग सिग्नल का, उसका यूज हमारे
जो लास्ट टॉपिक हमने किया है उसके अंदर होता है जो कि आपका ये वाला पोर्शन है मेमोरी रेफरेंस का, जैसे कि D5 T4 D5 T5। ठीक है, सुप्रीम सीक्वेंस काउंटर क्लियर हो गया यहाँ पे, जब दोनों ये दोनों बिट मेरे पास एक्टिव हुई है उस टाइम पे। तो ऐसे ही आपके ये जैसे यहाँ पे D64, सो यहाँ पे आपका सीक्वेंस काउंटर क्लियर हो गया। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे D3 T4, तो इसका यूज हमारे पास जो हमने टाइमिंग सिग्नल किया है इसका यूज हमारे पास ये चार्ट्स है, जो इस चार्ट की किस तरीके से वर्किंग होगी जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके लिए टाइमिंग सिग्नल का यहाँ पे मेन कंसेप्ट था।